ईआरओ जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इन दोनों बिंदुओं पर बात करें, क्योंकि हमारा और आपका उद्देश्य वो है सिलेक्शन लेना। क्या लेना है? सिलेक्शन। टाइम पास तो करना नहीं है कि भाई टाइम पास कर रही है, 2023 वाले में नहीं होगा, 2025 में जब नोटिफिकेशन आएगा तब दिया जाएगा, या 2024 वाले पीसीएस में नहीं होगा तो 2025 वाला आया तब दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। हमें जल्द से जल्द सफलता हासिल करनी है। तो इसके लिए हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो किस दिशा में? अब तैयारी जो है वो हमारी किस दिशा में? आरओ एआरओ, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, किसकी? प्रारंभिक परीक्षा तो यहां पर दो बातें हम स्पष्ट करेंगे आपको कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें आप लोगों को पता होगा कि दो पेपर होते हैं, एक जीएस और दूसरा हिंदी। यही दो पेपर होते हैं। अक्सर छात्रों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जीएस का जो पेपर होता है, क्या जीएस का जो पेपर होता है, जो इसका सिलेबस है आरओ यारो प्रारंभिक परीक्षा का, वही सिलेबस यूपी पीसीएस का है। छात्र इस बात को बाखूबी समझते हैं और ज्यादातर कोचिंग संस्थान वाले भी यही कहते हैं। तो एक बात स्पष्ट कर दें कि आरओ यारो में जो जीएस है और यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस का पेपर है, इन दोनों का सिलेबस और पैटर्न में अंतर है। अगर आप ये समझ रहे हैं तो दिमाग से निकाल दो, पहली चीज। दूसरी चीज कि आरओ यारो जो प्रारंभिक परीक्षा का जीएस का पैटर्न है और जो मुख्य परीक्षा का जीएस का पैटर्न है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अक्सर छात्र हमसे कहते रहते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन हमारी प्रारंभिक परीक्षा आरओ यारो की क्वालिफाई नहीं होता है। हमने यानी कितना अध्ययन कर लिया है, आखिर क्यों? इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हमको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हम अध्ययन लगातार करते रहेंगे। तो हमने आपको दो बातें स्पष्ट की कि यूपी पीसीएस के जो पीटी का सिलेबस है और जीएस का जो सिलेबस है, दोनों में अंतर है, दोनों में पैटर्न में अंतर है। यहां पर जो आरओ यारो प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस का पैटर्न है और जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की चीजों को समझते हैं। आरओ यारो की प्रारंभिक परीक्षा, आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमारे समक्ष रख सकते हैं। पहले चीजों को समझ लीजिए। देखिएगा आरओ यारो में सिलेबस क्या है, तो आप कहेंगे इतिहास है, इतिहास के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बाद में संविधान,
इसके बाद भूगोल, और इसके बाद में व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उत्पादन, ये चीजें। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जनसंख्या नगरीकरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, और करंट। इतना सिलेबस है। क्या क्या? इतिहास, इतिहास के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, भूगोल, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उत्पादन, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जनसंख्या नगरीकरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट। ये किसका है? आरओ यारो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। किसका है? प्रारंभिक परीक्षा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ, इन्वायरमेंट, यहीं पर पर्यावरण हो जाता है, पर्यावरण। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं यहां से। पहले ये बात हमने इस सिलेबस को दो भागों में बांट लिया है। ये पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर हमने 2 रखा। कितना? पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, दो भागों में सिलेबस को बांट। ठीक। अब यहां पर मैथ और रीजनिंग को भी है, लेकिन कुछ छात्र नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जीएसएल की बात कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग को छोड़ दें, 10 प्रश्नों को हम छोड़ दें। ठीक है, वो 10 प्रश्न छोड़ दें। हम बात करते हैं 130 प्रश्न। अच्छा, अब देखिएगा, जो व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, उत्पादन, ये आपको आरओ यारो की प्रारंभिक परीक्षा में ही पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको भूगोल के साथ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यूपी पीसीएस में सवाल 1 या 2 पूछा जाएगा यहां से, लेकिन आरओ यारो में यही ये वाले टॉपिक से लगभग में 10 सवाल आते, 10 प्रश्न आते हैं। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उत्पादन, यहां से 10 सवाल देखने को मिले। ये ज्योग्राफी के साथ साथ तो पढ़ने ही है, लेकिन अलग से इसकी क्लास होगी। टीसीएस में ये ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ा दिया जाता है, वहां पर इतना ज्यादा डाटा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने? 10 सवाल। बताइएगा, अधिकतम सवाल बताओ 15 हो जाए। कितने? 15। यहां बात समझिएगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग में 8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 8 से 10। लेकिन 8 से 10 जो सवाल हैं, वो सवाल आ कहां से? भारतीय अर्थव्यवस्था। आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वहां से लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं। आपके पीसीएस में नहीं पूछा जाता है। प्री में अभी कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं से सवाल नहीं रखा गया, लेकिन आरओ यारो में रखा जाता है। 2 सवाल जरूर देखने को मिलेगा वित्तीय संस्थाओं।
मेरी बात को समझो। इसके बाद में जितने भारतीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत हैं, जितने भी सिद्धांत, उन सिद्धांतों से लगभग एक सवाल जरूर पूछा जाता है, एक सवाल जरूर पूछा जाता है। एक आपका भुखमरी वगैरह हो गया, इस इंडेक्स से सवाल आ जाएगा। बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, यहां से सवाल आएगा। ठीक है, इन टॉपिकों से सवाल आ जाएगा। लगभग में 5-6 सवाल इस तरीके से, और एक आध सवाल आपका बैंकिंग वाले से, जो कि पीसीएस में नहीं पूछा जाता, पीसीएस में नहीं पूछा जाता, लेकिन आरओ में पूछा जाता है। जो अब कहने को तो छात्र कह देते हैं कि पढ़ना तो अर्थाई व्यवस्था है, पीसीएस में भी पढ़ना है, आरओ में भी पढ़ना है। अरे भाई पढ़ना है, लेकिन टॉपिक दोनों के अलग अलग हैं, ये समझना अति आवश्यक है। जिन टॉपिक से पीसीएस में सवाल पूछा जा रहा है, उन टॉपिक से आरओ में सवाल ही देखने को नहीं मिल रहा है। और जो टॉपिक आरओ में पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक आपको पीसीएस में देखने को नहीं मिल रही है। तो कैसे सिलेबस एक है? सिलेबस को तो समझना होगा। आयोग ने केवल भारतीय अर्थव्यवस्था भेजी, लेकिन आपको यह समझना होगा ये किसका काम होगा। ये एक एक्सपर्ट का काम होगा, जिसने पेपर को एनालाइज किया होगा, या आप स्वयं से एनालिसिस वो कर सकते हैं, पेपर को देख सकते हैं लगभग में 5-6 वर्षों के। तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सवाल पूछा कहां से जाए। बात को समझ रहे हैं? अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो लगभग में 12 सवाल पूछे जा रहे हैं, 12 से 15। अब यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनको मिला के लगभग में 5 सवाल आरओ में पूछा जा रहा है। कितना? 5, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इसके बाद में आप देखेंगे जाके कि जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन दोनों से मिला के, ऐसे मिला के लगभग में 15 सवाल आपको, 12 से 15 सवाल देखने को मिलते हैं। कभी कभी इनकी संख्या घट भी जाती, ऐसा नहीं है 10, बताओ 10 ही सवाल मिले, ठीक है, सामान्य। अब यहां पर देखिए जनसंख्या नगरीकरण, जो जनसंख्या नगरीकरण है, आरओ में, पीसीएस में, यहां से सवाल आपको 1 या 2 देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आरओ में इनकी संख्या 10 देखी जाती है। 10 प्रश्न तक पूछे गए हैं, 10 प्रश्न तक। ठीक, अब हम देखते हैं यूपी स्पेशल पीसीएस में आप देखते होंगे करंट मिला के अधिकतम सवाल 5 है यूपी स्पेशल, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आरओ में जब आप देखेंगे जाके तो 20 से 25 सवाल, 20 से 25 सवाल। अब करंट अफेयर्स की बात करें, यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स की संख्या, प्रश्नों की संख्या अधिकतम रहती 30 या 35, लेकिन आरओ में 12 से 15, इससे ज्यादा नहीं। तो आप बताइएगा कि ये वाला जो पोर्शन हमने आपको दिया था, इससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। हम मान लें कि 10,
10, 20, 15, कितने हो गए? 35, 35 और 10, 45, 45 और 10 कितने हो गए? 55, और 55 और लगभग में 25 और 15, 30, 30, लगभग में हम मान के चले 80 सवाल। 80 सवाल आपको यहां से देखने को मिल रहा, और यही वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट पे आरओ का जो छात्र अध्ययन करता है वो ज्यादा फोकस नहीं करता, वो ज्यादा फोकस नहीं करता है। वो देखता है इतिहास, भूगोल, संविधान, इन्हीं पर ज्यादा उसका हाईलाइट है। लेकिन आरओ की जो तैयारी कर रहा है, जो पीटी क्वालिफाई करना चाहता है, वो छात्र ये वाला पार्ट पर ज्यादा फोकस करेगा, कभी पीटी निकलेगा। 80 सवाल अकेले यहां से आ रहे हैं। कितने? 80। अब यहां पर अगर बात करें, ठीक, 80 लगभग में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, यहां पर अगर बात करें, अब कितने बचे आपके पास में? 60 सवाल। 60 में 10 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के निकल गए, आपके पास में बचे 50 सवाल। कितने? 50। 50 में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होगी? अब आपको बता दें, भूगोल की। किसकी? भूगोल की। भारतीय भूगोल नहीं पूछा जाएगा, एक या दो सवाल। आप जो यूपी पीसीएस में लगातार क्या करते रहते थे? इंडियन ज्योग्राफी को रटते रहते थे, दर्रे, हिमालय, ये सब एकदम, वो आरओ में उनकी संख्या कम देखने को मिली। हमने क्या बोला? एक या दो, क्योंकि ये वाला जो भारतीय भूगोल है, अरे अभी समझिएगा, जो भारतीय भूगोल है उसमें सवाल यहां से आपको देखने को मिल रहा। ठीक है, भारतीय भूगोल कहां? यहां से सवाल देखने को मिल रहा। ठीक, अब जो भूगोल से सवाल आएगा वो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगा। कैसे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी मैपिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जितनी अच्छी मैपिंग आएगी उतना ही अच्छा आप सवाल करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये याद रखना। इंडियन ज्योग्राफी में आपको यह मान के चलिएगा कि 10 से 12 सवाल पूछे गए हैं, तो लगभग में 4 या 5 सवाल आपको इंडियन ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। बाकी जो बचे हुए सवाल हैं, 6 से 7 सवाल आपको कहां से? वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट से जो पीसीएस में अच्छे खासे तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट में आपको संख्या बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। कितनी? अधिकतम 5 से 8 सवाल, 5 से 8। संविधान में 10 से 12, 10 से 12। अगर इनकी संख्या अधिक हो गई, मान लीजिए 15 से 18 सवाल चले गए, तो इतिहास का पोर्शन घट जाता है। इतिहास का पोर्शन घट जाता है। इतिहास में आप देखेंगे लगभग में 4 सवाल आपको प्राचीन, प्राचीन और मध्यकालीन मिलाकर, मध्यकालीन से 1 सवाल, प्राचीन इतिहास से 2 सवाल, आर्ट एंड कल्चर से 1 सवाल। ठीक,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग में 5 से 8 सवाल ये पोर्शन रहता है, ये पोर्शन रहता है। तो आपको तो पहले ये समझना है कि सवाल सबसे ज्यादा पूछे कहां से जा रहे। अगर ये बात आपको पता है तब ये मान के चलिएगा आप एग्जाम क्रैक करने के दिशा में हैं। पहले तो यही समझना अति आवश्यक है कि सवाल किस पोर्शन से पूछेगा। अब जैसे कि अगर हम संविधान की बात करें, संविधान में अक्सर छात्र ये सोचते हैं कि देखिएगा पीसीएस में और आरओ में पॉलिटी जो पढ़नी है वो एक जैसी पढ़नी। हाँ मैं मानता हूं पॉलिटी एक जैसी पढ़नी है, लेकिन पीसीएस में थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, आरओ में फैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फैक्ट हो जाता है। आरओ का जो सिलेबस है वो बीपीएससी और एमपीपीएससी के तर्ज पर गढ़ा हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा जीएस का पैटर्न, जीएस का पैटर्न बीपीएससी और आपका एमपीपीएससी की जो परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, उसी पैटर्न पे है। जिस तरीके से उन आयोगों में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से आरओ में पूछे। आपको यहां पर जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वित्तीय संस्थाएं जो हाथ से प्रश्न आरओ में पूछे जा रहे हैं पीसीएस के सिलेबस में नहीं, लेकिन एमपीपीएससी के सिलेबस में, एमपीपीएससी के सिलेबस में है। बात समझ में आ रही है? तो हमको पढ़ना क्या है, पहले ये वाला जो पोर्शन है, अगर किसी छात्र का ये वाला पोर्शन अच्छे से मजबूत है वह पीटी क्वालिफाई 101%। तभी हमने सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड किया। इसके लिए करना कुछ नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको कैरियर पत्र मिलेगा। अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो आज रात आप क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस जो विगत वर्षों के क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, उनको देखिएगा। इसी वर्ष का पेपर नहीं, लगभग में 4-5 वर्षों के पिछले पेपर भी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो हमने आपको समझाया है क्या उसी एरिया से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कि मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे तो सवाल लगभग में 4 या 5 पूछे जा सकते हैं, लेकिन आधुनिक भारत मिला के 5 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे पीसीएस में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कथाक्रम और कालक्रम पर आधारित होते हैं, कथाक्रम और कालक्रम पर आधारित होते हैं, लेकिन आरओ में ऐसा देखने को नहीं मिलता। कथाक्रम और कालक्रम पर आधारित नहीं होती। ठीक यहां पर आपको कूट के रूप में सवाल देखने को मिलता है। वहां पर क्या होता है, असत्य कूट के रूप में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न यूपी पीसीएस में कथाक्रम और कालक्रम पर आधारित होते हैं। यहां डायरेक्ट आपको फैक्ट पूछ लिया जाएगा। आरओ प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसी तरीके संविधान की अगर बात करें तो संविधान में आपको डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा, यानी कि आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ
फैक्ट भी पढ़ना अति आवश्यक है, और जितना ज्यादा फैक्ट याद कर लोगे उतना ही ज्यादा आप आरओ की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने में सफल हो। लेकिन अनावश्यक चीजें नहीं, आवश्यक चीज। यही तो छात्र गलती करते हैं। छात्र क्या करते हैं, जब उनको बता दिया जाता है कि इस तरीके से पढ़िएगा, तो वो अनावश्यक की तरफ जाना जाते हैं। अब जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग के लिए हम आपको बार बार क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप मैपिंग कर सकें, आपको चीजें समझ में आए, प्रश्न आपसे परीक्षा में गलत ना हो। लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सफलता के लिए हमेशा हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष कोई करना नहीं चाहता है, नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि बिना संघर्ष किए सफलता प्राप्त हो जाए, चाहे आप हो या हम हो। हम भी चाहते हैं कि कुछ ना करना पड़े और अपने आप सफलता मिल जाए। आप भी सोचते हैं, ऐसा मानव की प्रवृत्ति है। लेकिन क्या यह परिणाम में बदल सकती है, बदल सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। जब परिणाम में नहीं बदल सकता है तो इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो होमवर्क दिया गया है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस की बात की है, सिलेबस की। किसकी? सिलेबस की। और ये यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से अलग है मेरे दोस्त, ये भी लिख लीजिएगा। चाहे लाख लोग बोले आपसे, हजारों लोग बोले आपसे कि यूपीपीसीएस और आरओ का सिलेबस एक है, आप कहिए बिल्कुल नहीं। पेपर दे दीजिएगा, सिलेबस एक नहीं है तो परीक्षा का पैटर्न भी एक नहीं होगा। क्या? परीक्षा का पैटर्न भी एक नहीं होगा, यह भी याद रखिएगा। आरओ की परीक्षा के पैटर्न में और यूपीपीसीएस की परीक्षा के पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर है। भेड़ चाल नहीं चलना है। सफलता के लिए सही मार्गदर्शन से, सही मार्ग के माध्यम से सफलता प्राप्त करनी है। इसलिए हमें दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि पीसीएस के लिए हमारा जो पढ़ने का नजरिया है वो अलग है, और जो आरओ के लिए पढ़ने का नजरिया अलग है। हाँ, अब आप कहेंगे कि आप भी तो पीसीएस वाले छात्रों को आरओ की क्लास में जोड़ देते हैं। हाँ, जोड़ देते हैं। कुछ विषय कॉमन है, जहां पर कुछ चीजें कॉमन है वो हम एक साथ पढ़ा रहे हैं। जैसे ही अलग हो जाएंगी चीजें तो हम अलग अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग करेंगे। आरओ के लिए अलग से क्लास हम कर देंगे कि भाई ये आरओ के लिए रहेगा, ये पीसीएस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीएस के व्यापार हो गए। अब बात करते हैं हिंदी की। किसकी? हिंदी की। हिंदी में आप लोगों को पता है कि 6 टॉपिक। कितने? 6 टॉपिक हैं। पर्यायवाची, विलोमसम, तत्सम तत्व, और हर एक टॉपिक से 10-10 सवाल आते हैं, 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो कोई भी एक बुक या संस्थान के द्वारा आपको जितना मटेरियल दे दिया जाएगा हिंदी का, उससे सवाल नहीं पढ़ा जाता। ये मैं दावे से कह रहा हूं, ना गया है ना जाएगा। ठीक है, तो हिंदी पर बहुत ज्यादा हम बात नहीं कर रहे।
हिंदी को सभी छात्र करीब ही लेते हैं और हिंदी आपको पढ़ा दी जाएगी, उससे पढ़ा नहीं जाए, और हिंदी का सिलेबस सभी को पता है। लेकिन अब हम यूपीपीसी वो आरओ प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। किसके? क्योंकि सफलता अगर लेनी है तो हमें हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा, आरओ प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में हमने जैसा कि आपको बताया जीएस हिंदी, मुख्य परीक्षा में आपको 3-4 चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 1 जीएस हिंदी आलेखन, हिंदी आलेखन, इसी में पत्र लेखन भी आता है, पत्र लेखन। फिर हिंदी सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। फिर इसके बाद में आपका निबंध, निबंध, और यहीं पर आपको शासकीय शब्द भी मिलती है, शासकीय शब्द। ये पूरा पेपर होता है 120 प्रश्न आते हैं, 120 अंक का होता है, सॉरी प्रश्न। और ये जो जीएस का ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें भी आपको 120 का, ये जो सामान्य हिंदी होती है ये आता है आपका 60 का पूर्णांक होता है, 30 प्रश्न, 30 प्रश्न। निबंध जो है ये भी 120। ये 100 का है, हाँ ये 100 का है, या 400 का होता है पूरा, 4, ठीक, इस तरीके ये 100 का, हाँ 400 का है, इस तरीके। अब कई टीचर या कई छात्र ये समझते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जीएस है और जो हिंदी है, इन दोनों का सिलेबस एक है, जीएस का और हिंदी का, सामान्य हिंदी का। क्या आप भी समझते हैं ऐसा? बताओ, क्या आप भी समझते हैं ऐसा? अगर ऐसा समझते हैं तो गलत समझते हैं। आप कहेंगे कि हमने तो अब तक यही सुना है। अरे भाई गलत सुना है, गलत सुना। यहां पर जो सामान्य हिंदी के प्रश्न होते हैं वो बेसिक है, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सामान्य। यहां पर पर्यायवाची पूछे जाते हैं, पर्यायवाची। यहां पर पर्यायवाची नहीं आते हैं, ये बात याद रखो, पर्यायवाची नहीं आते हैं। यहां पर सामान्य से थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की हिंदी पूछी जाती है, सामान्य से थोड़ा बेहतर हिंदी पूछी जाती है, बेहतर, ठीक है। यहां सामान्य नहीं रहती है, यानी कि जो भी विलोम शब्द पूछे जाएंगे तो प्री जैसा नहीं पूछा जाएगा, जैसा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है वैसा नहीं मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। यहां पर इसका लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी के लिए आपको यहां पर, अगर यहां पर तैयारी कर रहे हैं जीएस के साथ, वो प्रारंभिक परीक्षा के साथ, तो हम आपको कहेंगे कि आप उसका नाम क्या है, वो
अरे सामान्य हिंदी की वो बुक है, नाम याद नहीं आ रहा है, सामने रखी। हाँ, नालंदा पब्लिकेशन की पृथ्वीनाथ पांडे, ये बुक का अध्ययन कर लीजिए। ये बुक से आपको यहां वाला काम और यहां वाला काम दोनों ही हो जाए। हाँ, नालंदा का, नहीं तो हम इसी से पढ़वाएंगे, आपको इसी से पढ़वाएंगे। जिनके पास नहीं है मत खरीदिएगा, इसी से हम पढ़वाते हैं, नालंदा से, ठीक, इसी से हम पढ़वाते हैं। तो यहां पर और यहां पर आपका काम हो जाए। अब बात आई जीएस की। यहां पर जीएस और यहां पर जीएस में क्या अंतर है? यहां पर हमने बताया था कि ये जो पैटर्न है ये एमपीपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा जैसा है, लेकिन यहां पर जो पैटर्न है वो यूपीपीसीएस जैसा है, यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जैसा है पैटर्न। कोई बात नहीं, हम पढ़वा देंगे। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जैसा पैटर्न है। यहां पर कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न रहेंगे। यहां पर आपको इतिहास, जो एरिया से यहां सवाल कम पूछे जा रहे थे वही एरिया से यहां सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में। जैसे कि इतिहास, जैसे कि भूगोल, जैसे कि संविधान, इनसे सवाल अच्छे खासे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स का अच्छा खासा दायरा रहेगा। इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक यहां पूछे जा रहे थे उनसे लेवल हाई हो जाएगा, जो पीसीएस में पूछे जाते थे वो पूछे जाएंगे। एनवायरमेंट का थोड़ा बढ़ जाएगा। ये पोर्शन यहां पर पीसीएस जैसा है। तो जीएस भी आपको अलग अलग तरीके से पढ़नी पड़े, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग तरीके से ना पढ़ना पड़े, इसको बचने के लिए हम आपको उसी लेवल का पढ़ा देते, ठीक है, उसी लेवल का पढ़ा देते कि ठीक है, एक ही साथ आपका। अब मामला है ये पेपर जो 120 शब्दों का है और ये पेपर निबंध का, यही छात्रों का सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन निर्धारित करता है। आरओ में फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो होगा ये हिंदी आलेखन वाले से और निबंध वाले से, दो ही से होता है। और आपको एक चीज बता दें, यहां पर जो परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों को सभी को पता होगा कि पहले जीएस का पेपर होता है, कुछ घंटे का गैप मिलता है, फिर हिंदी का पेपर होता है। यहां पर क्या होगा, पहले जीएस का पेपर होगा, कुछ घंटे का गैप मिलेगा, गैप मिलने के बाद में हिंदी आलेखन का पेपर होगा। हिंदी आलेखन का जैसे ही पेपर खत्म होगा वैसे ही आपको 5 मिनट बाद वहीं सीट पर बैठे रहना होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उसी दिन सामान्य हिंदी का पेपर होगा। इसका जो समय होता है वो 2 घंटे होता है, इसका समय होता है वो 2.5 घंटे होता है, इसका समय 30 मिनट। एक दिन में ये तीनों पेपर होते हैं, एक दिन में तीनों पेपर होते हैं। फिर निबंध का अगले दिन पेपर, निबंध अकेले का अगले दिन पेपर। अब निबंध की अगर बात करें तो निबंध 1 दिन या 2 दिन की या 1 महीने की तैयारी से नहीं आता। निबंध के लिए आपको लगातार काम करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के निबंध आता ही नहीं। अब मान लीजिएगा किसी भी टॉपिक पे हमको लिखने के लिए आ जाए,
तो हम क्या 600 शब्द एक टॉपिक के याद कर ले जाएंगे? जैसे महिला सशक्तिकरण पे आ गए, हम सोच के गए और क्या हमने 600 शब्दों का फॉर्मेट तैयार कर दिया? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या हमने स्वच्छ भारत अभियान पर हम चीजें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद में मुख्य परीक्षा को जो समय मिलता है वो मिलता है 90 दिन। अब 90 दिन में जीएस का भी रिवीजन करना है, हिंदी आलेखन का भी, सामान्य हिंदी भी, निबंध भी। अब निबंध 90 दिन में तैयार होता है, और जब हम शुरुआती दिनों में रहेंगे तो एक निबंध 600 शब्दों का लिखने में बताओ 2 दिन लगा दें, 2 दिन लगा दें, तब निबंध के लिए लिख पाए। पहले दिन तो हम फॉर्मेट ही तैयार कर पाएंगे, जो नए छात्र होते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि निबंध की तैयारी हम करें कैसे, लिखें क्या, इसमें कहां से शुरू करें, भूमिका क्या होनी चाहिए, रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उपसंहार कैसा होना चाहिए, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, नकारात्मक पॉइंट होनी चाहिए या नहीं, सकारात्मक होनी चाहिए या नहीं। पता लगे हमने सकारात्मक ही बिंदु पर डाल दिया। निबंध का मतलब होता है प्रत्येक पहलू पर आपको बताना, फिर इसके बाद में आप अपना निष्कर्ष देना। निबंध क्या होता है? लिखने के लिए यह होता है कि आपको हमने खुला मौका दे दिया है, आप लिखिएगा और आप अपने शब्दों से हमें समझाने की कोशिश कीजिए। यानी कि कोई हमने एक संसार का एक मुद्दा दे दिया है और उसको आप संकुचित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उन चीजों को आप लिख के हमें समझा दीजिए। यह होता है निबंध। तीन निबंध लिखने पड़ेंगे, तीन खंड से निबंध आएगा। ठीक, खंड 3 होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक निबंध लिखना होगा। टोटल आपको 3 निबंध लिखने पड़ेंगे। एक निबंध 40 अंक का होता है, 120 अंक के होते। अगर आप निबंध लिखने में अच्छे तरीके से निबंध लिख रहे हैं और आपने अभ्यास किया है तो निबंध में आपको नंबर 80 से 85 तक आते हैं। और अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो तीनों निबंध लिखने के बाद में 40 से 45 हो जाता है। 40 से 45 निबंध में नंबर नहीं आते। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो निबंध का काम करना। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो पत्र लेखन है, इसकी भी प्रैक्टिस अभी से कीजिएगा। अभी से पत्र लेखन कोई शासकीय और अर्धशासकीय पत्र नहीं पूछा जाता। पत्र लेखन के कई प्रकार होते हैं। आपको सारणीय रूप में पत्र लिखने के लिए दे दिया जाएगा, आपको पत्र के प्रकार पूछ लिए जाएंगे, आपको पत्र का नमूना बनाने पूछ लिया जाएगा। पत्र कई प्रकार के होते हैं, तो पत्र लेखन की भी तैयारी अभी से कीजिए। आपको हम बता रहे हैं कि किन किन चीजों पे अभी से आप काम कर सकती हैं। डरो मत, ये मत सोचो कि नहीं पहले पीटी हो जाए। अरे भाई पीटी हो जाएगा, पीटी के लिए हमने सही मार्ग आपको बता दिया है, पीटी तो हो ही जाएगा। अगर आपने क्लास कर ली और क्लास करने के साथ साथ आपने काम कर लिया और रिवीजन कर लिया, मैं दावे से कह रहा हूं पीटी नहीं हुआ। लेकिन पीटी के यहां पर पीटी के साथ साथ अभी आप निबंध पर काम कर सकती हैं। प्रतिदिन आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है, आपको सप्ताह में 2 या 3 निबंध दिए जाएंगे। मैं जानता हूं कि एक दिन में एक निबंध नहीं लिख पाएंगे। ठीक, आप उस निबंध को एक दिन में लिखने का प्रयास कीजिए। उसका फॉर्मेट दे दिया जाएगा। फॉर्मेट देने के बाद में उस फॉर्मेट के आधार पर आप प्रश्न
को लिखिएगा। फिर इसके बाद में उन्हीं निबंधों पर दीप्ति मैम के द्वारा क्लास ली जाएगी। वो आपको फॉर्मेट बताएंगे, लिखने का तरीका बताएंगे कि कैसे निबंध लिखा जाता है। इसी तरीके से पत्र लेखन में भी काम किया जाए। तो दो चीजें अभी से कर सकती हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो, और सिलेक्शन लेने की उम्मीद ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहां पर आरओ में मौका है आपके पास में। एक चीज और बता दें कि आरओ में इस बार जो पद है उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। सुनने में आ रहा है कि 800 से 850 पद हो चुके। इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और आपको बता दें कि इसके सिलेबस को जिसने पकड़ लिया वो 100% सफल हुआ। क्योंकि इसका जो पीटी का सिलेबस है वो ना यूपीएससी से मैच खाता है ना यूपी पीसीएस से मैच खाता है नहीं, दोनों से अलग है। तो भले ही यहां पर ये छात्र इंटरव्यू देने वाले आए तब भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए वो अलग पढ़ना पड़ेगा। तो डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, लेकिन इन छात्रों का अगर पीटी क्वालिफाई हो गया तो ये सिलेक्शन ले जाती है, क्योंकि इनका निबंध पहले ही से तैयार है, इनका पत्र लेखन पहले ही से तैयार है, फिर इनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? पीटी के लिए आप भरोसा बना के क्लास कीजिएगा, प्रतिदिन गांठ बांध लीजिए। चाहे एक वक्त का खाना छूट जाए लेकिन क्लास ना छूट पाए, चाहे एक वक्त हम अन्य काम ना कर पाए लेकिन क्लास का होमवर्क ना छूटे। दो चीजों के लिए गांठ बांध लीजिए। आपको कहीं नहीं इस तरीके से बताएगा कि ये सिलेबस अलग है, ये सिलेबस अलग है, क्योंकि ये सब बताने के लिए उस व्यक्ति को परीक्षा में बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब क्या है, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का दौर है। हर एक व्यक्ति आएगा यूट्यूब पे, बड़े बड़े दावे करेगा और कहने लगता है कि ठीक है, हम आपको जो बता रहे हैं वही सही दिशा है और उसी के माध्यम से सिलेक्शन होगा, आप ये किताबें पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो हो जाएगा। इतने पढ़ने से नहीं होगा, शॉर्टकट तरीका दिमाग से हटा दो। शॉर्टकट से कभी भी सफलता नहीं मिलती, कभी नहीं, ठीक। संघर्ष कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। और आपको बता दें कि ये आपके अनुभव के लिए ही है। वैसे पढ़ रहे हैं जो, वो कभी खराब तो नहीं जाएंगे। बताइए, आप जीएस में इतिहास कैसे पढ़ रहे हैं? इतिहास आपने प्लासी की लड़ाई पढ़ी, प्लासी की लड़ाई उदाहरण प्लासी। अब आपको हमने प्लासी का लड़ाई पीटी में थोड़ा डिटेल में पढ़ा, छात्र घबरा गया। छात्र को लगता है कि यार इतना डिटेल पढ़ा रही है, अरे भाई यहां नहीं काम आएगा, यहां काम आएगा। काम तो आएगा गुरु, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको एग्जाम पैटर्न से बाहर पढ़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना हम अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं ना आप, ठीक। हम भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, हमको भी अध्ययन करना होता है और आपको भी करना है, तो हम क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे? हम तो एग्जाम के पैटर्न के आधार पर चलेंगे। अब आप परीक्षा में जब देने गए तो प्लासी के युद्ध की लड़ाई पूछ ली कि लड़ाई कब हुई थी, तो आपको लगने लगा रे यार क्या लंबा लंबा पढ़ा दिए थे, बताइएगा, यहां पूछा गया कुछ और।
लेकिन यहीं पर पूछ लिया गया कि क्लासिकल युग में युद्ध के निम्नलिखित में से क्या कारण। अब कारण तो पढ़े नहीं, प्रश्न हो गया गलत। तो चीजों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की जरूरत है। शॉर्टकट बिल्कुल, शॉर्टकट सफलता का नहीं होता, शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती है। चाहे जो कोई कहे, यह हमारा स्वयं का अनुभव है, और जितने भी हमारे साथी हैं उन सबका अनुभव है कि शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती, नहीं मिलती। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिएगा और इसी विश्वास के साथ आप क्लास को लगातार करते रहिएगा कि हम जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, सही दिशा में। और आपको बता दें कि अगर इतना भरोसा बनाए रखें तो आप परीक्षा हॉल में जब बैठे होंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बूम कर रहे हैं, बूम कर रहे हैं। आप पहली बार में 70+ पीटी में प्रश्न सही करेंगे, 70+, ये मैं दावे से कह रहा हूं। ठीक, चलिएगा, अभी कुछ ही देर में दीप्ति मैम की निबंध की क्लास प्रारंभ हो रही है। आप सभी लोग निबंध की क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।